बात करते हैं रिपन की। रिपन का मेन काम जानते हो क्या सारे? रिपन का भैया जिसने ना 10 के आधार पर जनगणना स्टार्ट की थी, किसने? 10 के आधार पर। आप बोले भैया जनगणना तो आपने पहले पढ़ा दी थी, मेयो को पढ़ाई थी, आप तो मेयो को पढ़ाई थी भैया, उसने 1872 मेरे 17 आ रहा है दिमाग में। 1872 में उसने क्या किया था कि जनगणना करवाई थी, लेकिन वो जो वैलिड नहीं थी, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही नहीं थी, असफल रही थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो रिपन के बारे में देखते हैं। इसने क्या कि 10 के आधार पर कराई थी, यानी कि हर 10 साल बाद क्या होगी? जनगणना होगी। तो रिपन का टाइम पीरियड क्या था? 1880 से भैया 84। तो चलो रिपन को डब्बे में बंद करो और रिपन के बारे में लिखो, रिपन के बारे में लिखो। ये क्या था भाई? ये था उदारवादी नेता, उदारवादी वॉयसरॉय, नेता नहीं वॉयसरॉय। पहले एक चीज आपसे पूछ लूं भाई, कार्यकर्ता लोगों आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में तो आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? बस यही चाहिए हमें। उदारवादी नेता, बहुत बढ़िया बात है भाई, मेरे को सबसे बढ़िया लगता है रिपन, सबसे बेस्ट लगता है मेरे को भैया। क्यों है? अच्छे अच्छे काम किए इसने, इसके जो काम किए ना इसने, जो उसके काम हुए उसके कार्यकाल में, वो क्या है? बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं। बोलो भैया कैसे? पहले पॉइंट की बात करें अपन, पहले पॉइंट की भैया, इसने की 10 के आधार पर जनगणना, यानी जनगणना की शुरुआत, जनगणना की शुरुआत नहीं लिखेंगे, जनगणना करवाई इसने। इसको अपन लिखते हैं 10 के आधार पर। दस के आधार पर जनगणना, पहला पॉइंट निकल के ये आया। सेकंड पॉइंट भैया, अगर आप रिपन पढ़ रहे हो और आपने स्थानीय स्वशासन नहीं पढ़ा तो आपने रिपन में कुछ नहीं पढ़ा, ये मान लो। रिपन का सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है इसका स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। इसलिए अपन अभी पॉइंट में पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन कैसे, क्या है इसके अंदर, क्या चीजें होती है। उसके बाद में इसको बोला जाता है भैया स्थानीय स्वशासन का जनक, पप्पा ऑफ स्थानीय स्वशासन, सीधा पप्पा ऑफ स्थानीय स्वशासन। भैया हाईवे ड्राइवर है। अब अपन बात करते स्थानीय स्वशासन की बात करें। अब बात करते इसके समय होता है भैया प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, प्रथम एक सेकेंड, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम ये कब हुआ? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब हुआ? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम होता भैया 1882 में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लगा दिया। अब अपन लेके आएंगे भैया कौन सा? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन बोलते हैं भैया, हम पता है हंटर कमीशन तो शिक्षा संबंधित था, लेकिन इस पर बात करेंगे पर वुड डिस्पैच के बारे में। ये हंटर कमीशन क्यों आ गया? अगर हम पहले जो वुड डिस्पैच है, अगर उसकी एजुकेशन को फॉलो करते हुए, यानी कि उसके द्वारा जो वुड डिस्पैच तैयार किया गया था, यानी जो पत्र तैयार किया था वुड के द्वारा, वुड जिसको अपन ने बोला वुड डिस्पैच, हम उसकी स्टडी करते हुए आ रहे थे, तो हमें ये हंटर कमीशन की जरूरत क्यों पड़ गई? बात करेंगे अपन हंटर कमीशन की। हंटर कमीशन, हाँ भाई, अगर आपको हंटर कमीशन में पूरा विस्तृत पूरा डिटेल लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट कर देना। हाँ भाई, कितने जिन दिन कमेंट आएगा ना उसी हिसाब से मैं क्या है इस पर लेक्चर लेके आऊंगा हंटर कमीशन पे, मजा आएगा। हंटर कमीशन आता है, हंटर कमीशन कब आएगा? 1882 को। अब इससे बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या आएगा? फिफ्थ पॉइंट भाई हंटर कमीशन आ गया। हंटर कमीशन बाद में आता है, एक आता है इसने ना जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था ना, जो उसने स्टार्ट किया था इससे पहले वाले लीटन ने, उसको इसने समाप्त कर दिया था, यानी कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इसको क्या है? समाप्त कर दिया था। बहुत बढ़िया बात है। अब एक लास्ट पॉइंट, बस इतना ही पढ़ेंगे पर रिपन में। लास्ट पॉइंट क्या आता है भैया? इसने जो इल्बर्ट बिल विवाद इसी के टाइम पे हुआ था, जिसके द्वारा इसकी जॉब चली गई थी। इसने क्या कि पद से इस्तीफा दे दिया था, किसके कारण? इल्बर्ट बिल विवाद के कारण। इल्बर्ट बिल विवाद। लो जी, स्टार्ट करें, रेडी, 1 2 और 3, चलिए चलो फटाफट। बोला भैया बोर्ड काला हो गया, बोर्ड को तो कर लेंगे वाइट। अब अपन बात कर रहे हैं रिपन की, भैया रिपन की। रिपन कौन था? एक मतलब उदारवादी वायसराय बोल सकते हैं। ये क्या था? एक उदारवादी वायसराय था, और भैया इसको उपाधि भी मिली थी। इसकी एक फेमस बुक भी थी जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं। लिखवाऊं क्या? चले स्टार्ट करें।
आ गए कार्यकर्ता, मैं पता है कार्यकर्ता पानी वानी पी लिए, बीच में ताकत आ गई, मैं पानी पी लू थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पानी पी लू। बोलो भैया यार, चलो स्टार्ट करते हैं। वो लगातार बोलते हैं ना, गला सूख जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन लिखते हैं भैया भारत का उदारवादी, पहले इसके बारे में लिखते हैं। ये कहता उदारवादी था, उदारवादी वॉयसरॉय। एक था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको, एक नाइटिंगेल था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसको उपाधि देता है भारत के उद्धारक की। रुको एक सेकेंड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको उपाधि दी भैया, किसकी? ओवन मैरीडिथ की। तो उसको ऊपर मेवाले को मिल गई थी, यानी लिटन को मिल चुकी थी ओवन मैरीडिथ की। इसको मिलेंगे काहे की? भारत का उद्धारक। इसको उपाधि मिलती है भैया भारत के उद्धारक की। लो जी भाई साहब, भारत के उद्धारक की क्या है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा किसको? रिपन को उपाधि दी जाती है। भैया इसकी बुक थी, इसकी एक बुक भी थी। बुक कौन सी थी पता है क्या आपको? बुक कौन सी थी पता है क्या? है पता है क्या? चलो लिखाऊंगे बुक। पहले बात देखो, उदारवादी वायसराय हो गया, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको उपाधि दी थी भारत की। ये याद कर लेना भाई साहब, ये याद कर लेना। मैं स्टार लगा रहा हूं यहां पे, ये सवाल आएगा। अब जो जीडी का पेपर लगने वाला है फरवरी का राउंड, तो उसमें क्या है, जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है भैया, पेपर में सवाल दिखेगा आपको, गारंटी है। क्योंकि मुझसे पहले एनालिसिस भी करा चुका हूँ सबका, मैं लेके आऊंगा क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन। आप देखो फिर अब कैसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे अपनी क्लास में से। सीजीएल तक, सीजीएल में अपन ने क्वेश्चन मिलवा दिए, तो जीडी में नहीं मिलेंगे क्या बताओ? मैं भाई क्लास लेके आऊंगा अलग से, 4-5 दिन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उपाधि देते हैं भारत के उद्धारक की। अब इसकी जो बुक के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बुक कौन सी थी? यार बुक 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 कौन सी थी? बुक कौन सी थी इसकी? इस युग का कर्तव्य। बुक कौन सी थी भैया? इस युग का कर्तव्य। आप भी बोलोगे यार भैया इंसान अच्छा था, ये काम अच्छा किया इसने। अब अपन बात करते पहली, अरे यार इसको लिख तो लो फटाफट, चालू करें, रेडी। अब बात करते हैं नियमित जनगणना। पहला पॉइंट कौन सा था अपना? नियमित जनगणना। चलो अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, सारे स्पीड बढ़ाओ, कार्य करता हूं, फटाफट आ जाओ। पहला पॉइंट लगा था भैया नियमित जनगणना। नियमित जनगणना, नियमित जनगणना किसके द्वारा स्टार्ट की जाती है? वॉयसरॉय। कौन सा वॉयसरॉय? रिपन के द्वारा। कब की जाती है? 1771, 1772, 1872। देखो मेरे 17 रट रखा है भाई, अगर मेरा 17 मुंह से निकल रहा है तो मुझे माफ कर देना भैया, आज माफी चाहिए मैं, क्योंकि मेरे आज गलती भी ऐसे नहीं एक बार हुई, लगातार ही हुई जा रही है। नियमित जनगणना में बात करें, जनगणना की पहले बात करते हैं। हमने पढ़ा था भैया मेयो। मेयो ने क्या किया था कि 1872 में, मेयो ने क्या किया था कि 1872 में क्या किया था? मेयो ने 1872 में पहली बार जनगणना स्टार्ट कराई थी, लेकिन वो क्या थी? वैज्ञानिक रूप से गलत थी। अब अपन बात करते हैं भैया रिपन की। रिपन ने क्या किया था? रिपन ने क्या किया था? रिपन ने क्या किया कि भाई 10 के आधार पर जनगणना स्टार्ट की। इसने की थी भाई 10 के आधार पर जनगणना, 10 के आधार पर। सवाल क्या बनेगा? सवाल सुन लो भाई, 2 सवाल बनते जनगणना से कि भैया जनगणना, पहला पॉइंट भाई, पहली बार जनगणना किसने स्टार्ट की थी? रिपन, मेयो, डलोजी या वेलिजली? आंसर क्या आएगा? मेयो आएगा, क्योंकि पहली बार उसने स्टार्ट की थी। लेकिन ऐसे बोल दे भाई 10 के आधार पर यह नियमित रूप से जनगणना करने वाला पहला वायसराय कौन था? नियमित या 10 के आधार पर स्टार्ट करने वाला पहला वायसराय कौन था? कौन था जनगणना स्टार्ट करना? ये अपने कौन? रिपन साहब। तो ये था भाई इसका पहला पॉइंट, नियमित जनगणना। दूसरा अपन बात करते हैं स्थानीय स्वशासन। भाई स्थानीय स्वशासन से क्या मतलब है? हम जान गए भाई स्थानीय स्वशासन में, हाँ भाई जो नॉर्मल, जो स्थानीय से रिलेटेड है, जिसके अंदर नगर आ जाएगा, जिला आ जाएगा, प्रांत आ जाएगा, गांव वाव आ जाएगा। यानी मतलब इसका मेन मोटा में आपकी जो भाषा है उससे लग रहा है कि भाई इसका मेन क्या है? मेन जो झुकाव है वो कहां जाएगा? गांवों की ओर जा रहा है। सही पकड़ा आपने, सही पकड़े हैं आप। नियमित जनगणना के बाद अपन देखते हैं भाई स्थानीय स्वशासन।
स्थानीय स्वय शासन। बात करेंगे स्थानीय स्वय शासन की। भाई जो मेयो था, सॉरी जो रिपन था, रिपन क्या था कि भैया इसका मेन जो मोटो था इस स्थानीय स्वय शासन से रिलेटेड, क्या मोटो था कि इसका जो ये चाहता था कि भैया जो भारत की जो नगर पालिका है वो क्या हो, विकसित हो जाए। ये क्या करना चाहता है, भारत की नगर पालिकाओं को विकसित करना चाहता था। तो पहला पॉइंट अपन लिखेंगे क्या, यह भारत, छोड़ यह मैं आप लगा देना, मतलब भारत की नगर पालिका उद्देश्य, उद्देश्य क्या होगा भैया, भारत की जो नगर पालिका है उसको विकसित करना चाहेगा। भारत की नगर पालिकाओं को क्या करेगा भैया, विकसित। ये इसका भाई जो रिपन था वो इसको देख रहा है भाई इस नजरिए से कि भारत की क्या होगी, नगर पालिका होगी, उनको अपन क्या कर देंगे, विकसित कर देंगे, उनको डेवलप कर देंगे। तो उसने स्थानीय स्वशासन में उसने मेनली 3 क्षेत्र लिए। भैया 3 क्षेत्र कौन कौन से लिए अपन बात करते हैं, इसने मेनली लिए भैया 3 क्षेत्र। 3 क्षेत्र कौन कौन से, पहला क्षेत्र कौन सा लिया, पहला लिया इसने कौन सा, पहला लिया ग्रामीण क्षेत्र। पहला क्षेत्र कौन सा था, पहला इसका क्षेत्र था भैया ग्रामीण क्षेत्र। बोलो बहुत बढ़िया भैया। अब इनमें अलग अलग क्षेत्रों की स्थापना करें, ग्रामीण क्षेत्र में इसकी स्थापना कर दी, अगले वाले में इसकी और अगले वाले में इसकी स्थापना कर दी। पहला क्षेत्र हो गया भैया ग्रामीण क्षेत्र। सेकंड क्षेत्र के बारे में बात करें, दूसरा क्षेत्र कौन सा था, दूसरा क्षेत्र कौन सा था, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में अपन ने बात कर ली है। सेकंड क्षेत्र कौन सा था, सेकंड क्षेत्र था भैया कौन सा, जिला। और तीसरा जो क्षेत्र निकल के आएगा वो कौन सा होगा, आप ही बता दो यार। तो नगर बचा, अब तो नगर बचा। ये क्या बोलता है कि भैया जो ग्रामीण क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र में आप कर दो यार एक सेकेंड, ग्रामीण क्षेत्र हो गया, जिला हो गया, नगर हो गया। ग्रामीण क्षेत्र हो गया ना, ग्रामीण क्षेत्र में आप स्थापना करोगे स्थानीय बोर्ड की, स्थानीय बोर्ड। भाई थोड़ा आराम से देखना क्योंकि कंफ्यूज करने वाला है टॉपिक ही। ग्रामीण क्षेत्र में आप क्या करोगे, ग्रामीण क्षेत्र में हम करेंगे भैया स्थानीय बोर्ड की स्थापना। ये मानो ना आप और रिपन, आप क्या, आपने सोचा कि भैया हम स्थानीय स्वशासन स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है, हम आपका मेन मोटो क्या होना चाहिए, जो हमारे जो देश है इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो नगर पालिका है हम उनको विकसित कर देंगे, देश तो ऑटोमेटिक विकसित हो जाएगा। तो आप लेते हो भैया 3 क्षेत्र। आपने पहला क्षेत्र लिया ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपने बोला कि मैं कर रहा हूं भाई स्थानीय बोर्ड की स्थापना। दूसरा आपने क्षेत्र सोचा भी मैं लेता हूं अब जिला। जिले के अंदर क्या करोगे आप, जिले के अंदर करोगे जिला उपविभाग, जिले के अंदर करोगे भैया जिला उपविभाग की स्थापना, जिला उपविभाग, जिला उपविभाग अथवा जिला उपविभाग या तहसील, या तहसील, या तहसील बोर्ड। अब आपने सेकंड पॉइंट क्या लिया भैया, मैं अब सेकंड पॉइंट लेता हूं जिला। जिले के अंदर सेकंड क्षेत्र, क्षेत्र बोलेंगे, सेकंड क्षेत्र आपने लिया जिला। जिले में आप क्या करोगे, जिला उपविभाग या तहसील बोर्ड की स्थापना। तीसरा आपने पकड़ा भैया नगर। नगर में आप क्या करोगे, नगर में आप करोगे नगर पालिकाओं की स्थापना, नगर पालिकाओं। तो भैया ये था स्थानीय स्वशासन। इस कारण जो रिपन था, इस कारण रिपन था, रिपन को बोला जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक। इस कारण क्या बोला था, इस कारण इसको बोला था भैया स्थानीय स्वशासन का जनक। सवाल बनता है सीधा सीधा, सवाल पूछा भाई स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है, रिपन को। ये तो भैया ऐसे बताता हूं कि हाँ भाई कोई पीसीएस के एग्जाम देने वाला है तो वो उसको देख के समझ जाए टॉपिक को और वहां से सवाल बना ले आसानी से। बहुत बढ़िया बात है। स्थानीय स्वशासन खत्म, नियमित जनगणना हुई, स्थानीय स्वशासन। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे कौन सा, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। बात करेंगे अब 1882 के। चलो 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 फटाफट, 5 मिनट से ज्यादा टॉपिक नहीं है भैया, मतलब मजा आ रहा है ना। अब अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक पढ़ना है कि भैया आप ऐसा करो, एक पर्टिकुलर, एक भैया का कमेंट भी आया था कि मेरे पास कि भैया आप ऐसा करो, एक टॉपिक है उसको बता दो। मैंने उसको डेट बता दी थी कि भैया मैं 24 से पहले पहले आपका जो टॉपिक आपने डाला है उसको मैं पढ़ा दूंगा। उसका कुछ पॉइंट है भैया, कुछ पॉइंट छूटा हुआ था कि आप ये पॉइंट कवर करा दो तो मेरा क्या है एग्जाम निकल जाएगा। उसका कुछ मतलब कुछ पॉइंट छूट रहेगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एग्जाम तो क्या, एग्जाम में आ गया तो निकल जाएगा। हमसे पढ़ाए तो निकलेगा भैया, कैसे नहीं निकलेगा, निकला आज तक नहीं निकला क्या किसी का। पीपीटी देखो आपने 1857 की क्रांति की पीपीटी डाल दी टेलीग्राम पे, खतरनाक लेवल की पीपीटी बनी है। देखो तो सही क्वेश्चन का लेवल, जो मैंने तीनों लेक्चर्स लेकर पीपीटी को लगा लिया ना, 1857 की क्रांति क्वेश्चन गलत नहीं होगा उसका, गारंटी में रहता हूं मैं।
ये मैं गारंटी लेता हूं भाई, गारंटी लेनी पड़ती है भाई यूट्यूब पे, मैं ले रहा हूं ना गारंटी, कौन नहीं लेता गारंटी, मैं लेता हूं ना यार, लाओ तो सही, तुम करो तो सही। चलो ये तो ज्यादा हो गया, ईगो पे आ गई बात ही। भैया यार आपका भी ईगो है क्या, हमें आज पता लगा आपका भी ईगो है। चलो अपन बात करें थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट कौन सा था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। कौन सा? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। बोलो भैया ये क्या बीमारी थी? बोलो भैया अच्छे काम कर रहे हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि भाई साहब ये अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे हमारे कार्यकर्ता अच्छे काम करते हैं, अपने अपने काम होते हैं ना, वैसे ही। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम क्या आता है? 1882। भैया आप गलत लिखो, आप गलत लिखो, अब हम कमेंट करेंगे, आप गलत लिखो आप। भैया आगे पढ़ाई की क्या कमी नहीं की। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, इसने क्या करा कि इसने जो भारतीय जो मिल मजदूर थे, यानी कि जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर थे, उनके लिए इसने क्या किया कि एक बोलते ना, उनको थोड़ा सा राहत दी, उनको थोड़ी सी क्या दी? राहत दी। उनको क्या दी? थोड़ी सी राहत। जो उनका जो स्टेट थी, उनकी जो स्टेट थी ना, उसको क्या दी? थोड़ा सा सही किया। मानते हैं हाँ भाई, थोड़ा सा स्टेट को क्या किया? सही किया। तो उसके अपन देखते हैं भैया, ये स्टेट का मतलब व्यवस्था हो गई ना, तो इसमें क्या बोला जाता है? भारतीय मिल मजदूर। यार ये वायर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकेंड। भारतीय मिल मजदूरों के लिए, भारतीय मिल मजदूरों के लिए, भारतीय मिल मजदूरों के लिए व्यवस्था की थी। बोलो भैया क्या व्यवस्था कर दी इसने अधिनियम में? इसने एक चीज बोली, अगर देखो ये किस पे लगेगा, कौन से कारखानों पे ये नियम लगेगा? आपने देखा भाई फैक्ट्री है तो भैया फैक्ट्री पे लगेगा। कौन सी फैक्ट्री पे लगेगा? भैया जिसमें 100 से अधिक जो श्रमिक है वो क्या कर रहे हैं? इसमें काम कर रहे हैं। यानी कि किस पे अप्लाई होगा, यानी कि लागू किस पे होगा? ये लागू किस पे होगा? लागू होगा जिसमें 100 से अधिक, 100 से अधिक जो श्रमिक है वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। 100 से अधिक जो श्रमिक है ना, वो इसमें क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, काम या कार्य कर रहे हैं। बोलो बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया। ये तो समझ में आ गया कि भाई इसमें ना ये लगेगा कहां पे? ये लगेगा कहां पे? जहां पे 100 से अधिक, जिस फैक्ट्री में 100 से अधिक श्रमिक होंगे वो इसमें क्या कर रहे होंगे? काम कर रहे होंगे। और यहाँ पे पता लग गया भाई क्यों कर रहे हैं, किसके लिए आया था? जो मिल मजदूर है उनके लिए एक व्यवस्था की गई थी, अच्छी व्यवस्था थी। अब भैया जिसके अंदर ये लागू हो रहा है, 100 से कम है, मान लो 99 तक रहेगा, उस पर लगेगा ही नहीं। और जिस पर लगेगा तो उसके लिए शर्तें लगा दी भैया इसने, तीन शर्तें लगा दी भैया इसने। क्या लगाई भाई? 3 शर्तें पकड़ी, 3 शर्तें लगाई। बेस्ट शर्तें कौन कौन सी थी? पहली शर्त कहती कि भैया 7 वर्ष से कम आयु के बालकों को, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम नहीं किया जाएगा, काम करने नहीं देंगे, इनको काम नहीं करने देंगे। पहला बात भाई 7 साल से कम की उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको क्या है? फैक्ट्री में काम नहीं करने दिया जाएगा। अब बात करें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियमित समय कर दिया गया। भाई इनका जो टाइम होगा ना, लिमिटेड टाइम के थ्रू आप इनको काम करवा सकते हो, यानी इन बच्चों का समय वो क्या कर दिया? नियमित कर दिया। अरे ऐसे लिख दो ना आप भी सामने, ये 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे का समय आगे लगा दो नियमित पर, ऐसे ही तो लिखते हो और क्या शॉर्ट नोट्स के तरीके हैं। अगला पॉइंट भैया तीसरी शर्त क्या थी? तीसरी शर्त क्या थी? 7 वर्ष वाला देख लिया आपने, ये बहुत बढ़िया बात है। 14 वर्ष वाला देख लिया, अब तीसरी शर्त क्या लेकर गया? 2 ही तो शर्त थी क्या शायद इसमें? एक से साढ़े मेरे को तो 2 ही शर्त थी। 7 वर्ष से कम आयु के बालकों को काम नहीं करवा सकते। 14 वर्ष तक जो कम आयु के बच्चे थे उनका जो समय था उनको क्या कर दिया गया? नियमित कर दिया गया। और तीसरा पॉइंट क्या था? जो संकटपूर्ण मशीनें थी ना उनका आपको क्या लगाना पड़ेगा? बाड़ा लगाना पड़ेगा। संकटग्रस्त या संकटपूर्ण मशीनों का बाड़ा लगाना पड़ेगा। ये लो भाई साहब, ये प्रथम फैक्ट्री अधिनियम खत्म। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भैया कौन सा? हंटर कमीशन, जो कि शिक्षा के लिए आया था। फटाफट भैया अब बात करेंगे किसकी? हंटर कमीशन की। फटाफट है, लास्ट एक और बचेगा, इल्बर्ट विल, उसको पढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं भैया हंटर कमीशन की। किसकी? हंटर कमीशन की। भैया ये क्या कमीशन था? 5 लगा दो, हंटर कमीशन। हंटर
कमीशन या इसको बोलते हैं आयोग, हंटर आयोग। इसकी स्थापना की गई थी कब? 1884 में। नहीं 1882 में आया था हंटर कमीशन। 84 में तो कौन सा आएगा? इल्बर्ट बिल आएगा, क्योंकि टाइम पीरियड भी 4 साल तो इसका 6 साल का टाइम पीरियड है। हंटर कमीशन की बात करें भैया, हंटर कमीशन क्यों आया था? आप जानते हो भैया 1854 में एक शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण क्या आता है? पत्र आया, जिसको बोला अपन ने वुड डिस्पैच, जिसको तैयार किया गया था मार्क वुड के द्वारा। सही बात है, वुड के द्वारा। वुड साहब इसको क्या करते? तैयार करते हैं। उसने बोला, वुड का जो एक तरह से पत्र था, जिसको अपन ने क्या वुड डिस्पैच, यानी वुड डिस्पैच के अनुसार उसने प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा तक को एक अच्छी व्यवस्था बना दी थी। हाँ भाई, यहां से लेकर के यहां तक, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन के बीच में आपको ये चीजें करनी पड़ेगी, जिसमें आपको मैंने अलग चीजें लिखाई थी। अपन ने कैनिंग पढ़ा था, कैनिंग में अपन ने देखा कि भाई 1857 में क्या होता है कि वुड डिस्पैच की सिफारिश के आधार पर जो तीनों प्रेसिडेंसी थी, उसमें क्या कर दिया गया? एक विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई थी। उसी को देखते देखते हंटर कमीशन आया। पहले बात करते भैया, जो हंटर कमीशन था वो, इसका हेड कौन था? इसका जो हेड था वो कौन था? उसी के नाम पर ये पड़ा हंटर कमीशन। हेड का नाम था भैया डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर साहब कहते हैं इसके हेड थे। इसी के नाम पर क्या पड़ा? इसी के पार नाम पर पड़ता भैया हंटर कमीशन। भैया अब मेन बात है कि ये क्यों आया, ये क्यों आया? फिर बात करेंगे उद्देश्य क्या था। 1854 का क्या था? एक सेकेंड। 1854 में क्या आता है? वुड डिस्पैच। यानी 1854 में क्या होता है भैया? वुड डिस्पैच, यानी कि उसकी जो वहां से 1854 के बाद में जो शिक्षा थी, शिक्षा में भाई साहब कैसे क्या प्रोत्साहित मिला, कितना क्या विकास किया, उसको देख रेख के लिए, यानी कि उसकी समीक्षा के लिए वुड डिस्पैच की शिक्षा नीति कि जो शिक्षा थी ना, शिक्षा का मूल्यांकन करने की, शिक्षा का मूल्यांकन बोलते हैं, उसकी समीक्षा। मेन बात आएगी भाई, समीक्षा बोलो, समीक्षा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो एनसीईआरटी ने उन्हें समीक्षा दे रखा है। 1854 में क्या होता है? 1854 वुड डिस्पैच के बाद में जहां से वो शिक्षा प्रारंभ की जाती है। हाँ भाई, ये एजुकेशन है भाई। एजुकेशन कब उसका मूल्यांकन या उसकी समीक्षा करने के लिए क्या किया जाता है भाई? हंटर कमीशन का गठन किया जाता है। आया समझ में? हंटर कमीशन का हेड कौन था? डब्ल्यू हंटर। डब्ल्यू हंटर कौन था? हंटर कमीशन का यानी कि अपन इसको भी वैसे बोल सकते भाई, शिक्षा क्षेत्र में जो प्रगति थी उसकी समीक्षा के लिए। शिक्षा क्षेत्र में प्रगति, थोड़ा सा आप और अच्छी तरह समझो तो, शिक्षा क्षेत्र में जो प्रगति हुई थी, प्रगति, इसकी समीक्षा के लिए क्या आता है भाई? हंटर कमीशन आता है। इसका उद्देश्य क्या था? ये बोला क्या, ये आके क्या बोलता है हंटर कमीशन? क्या बोला कि भैया जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, उसमें क्या करना? सुधार करना, प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना। प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना, प्राथमिक शिक्षा में क्या करना? सुधार करना। ये क्या था भाई? ये था इसकी मेन उद्देश्य हंटर कमीशन का। अगर आपको हंटर कमीशन में पूरा लेक्चर चाहिए, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो भाई कमेंट कर देना हंटर कमीशन पे। आपको अगर आपको लेक्चर चाहिए तो मैं आपको पूरा बता दूंगा हंटर कमीशन कैसा क्या था। भाई हंटर कमीशन पढ़ो यार, ये चीजें होती है पढ़ने वाले, डीप पढ़ो। ऐसे क्या हाँ भाई ये पढ़ा, इसका ये क्या, हंटर कमीशन आया बस 1882 में आया, किसी काल में, रिपन के काल में बस आया। एग्जाम क्वालिफाई करना, हाँ वो आपका मेन फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन हाँ भाई आप वो चीज पढ़ रहे हो, डीप पढ़ रहे हो, तो आप बोल सकते हो हाँ भाई 10-15 मिनट क्या जाता है, थोड़ा डीप से समझो ना उस चीजों को, डीप से समझो। मतलब ये बोल रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ता वैसे समझदार है, मेरे हिसाब से कमेंट आ जाना चाहिए। हंटर कमीशन देख ले, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। बोले भैया यार आप बहुत वैसे करते हो। अब बात करेंगे पर इल्बर्ट विल विवाद। अब हम बात करते हैं इल्बर्ट विल विवाद। भाई वीडियो लंबा चला गया यार थोड़ा सा, कोई ना, इन चीजों में तो जाता ही है। अब बात करते हैं इल्बर्ट विल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद भाई ये क्या था? ये पहले तो उसके टाइम पीरियड लिखो, 1884 में आता है भाई कौन सा? इल्बर्ट विल विवाद। इल्बर्ट विल विवाद क्या था? इल्बर्ट विल विवाद क्या था? अगर आप चाहते हो तो भाई मैं इसका पार्ट्स काट करके डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इल्बर्ट विल विवाद क्या था? पहले बात करते हैं भाई, ये इल्बर्ट इसी के नाम पे पड़ा इल्बर्ट बिल, यानी एक तरह से आप समझ भाई किसी के द्वारा एक बिल तैयार किया गया था, उसमें क्या हो गया? विवाद उत्पन्न हो गया। घटना है किसकी? घटना है अपने भारत सरकार की। भारत जो सरकार थी उस समय, अपन बात करें 1884 के समय, भारत सरकार में एक विधि, भारत सरकार में क्या होता है कि विधि समिति होती है।
विधि जो समिति थी ना, इसका एक सदस्य था जिसका नाम था इल्बर्ट। मतलब अच्छे काम हुए इसके टाइम पे, रिपन के काल में। विधि समिति का सदस्य कौन था? इल्बर्ट। आया समझे? विधि समिति का सदस्य कौन होगा? विधि समिति का सदस्य होगा भैया इल्बर्ट। बहुत बढ़िया बात है। विधि समिति का सदस्य कौन हो गया? इल्बर्ट। चलो आगे देखते हैं। इल्बर्ट ने क्या किया कि एक बिल तैयार किया। इसने बोला कि भारतीय जो जज होंगे, भारतीय जजों को यूरोपियन मामलों को सुनने का अधिकार दिया जाता है। यानी कि भारतीय जजों को, इसमें बोला गया कि जो भारतीय जज थे, यानी कि भारतीय जजों को यूरोपियन, एक सेकेंड, भारतीय जजों को यूरोपियन जो मामले थे सुनने का अधिकार दिया गया। फिर खेला होते, खेला होवे, क्या खेला होवे? अब बात करते हैं। यूरोपियन मामलों में सुनने का अधिकार दिया गया। फिर भैया बोले भैया क्या खेला होवे? खेला ये होवे कि ये आप इस समय भारत में जो अंग्रेज थे, अब भारत में क्या होंगे भैया? अंग्रेज। भारत में जो अंग्रेज थे उन्होंने इस चीज का क्या कर दिया? विरोध कर दिया। अब आपको पता है भाई, विरोध, कोई चीज विरोध करे, अंग्रेजों की सरकार है, अंग्रेजी अगर विरोध कर दिए तो इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। तो इस बिल को इन्होंने वापस लिया और भाई इसलिए जो रिपन था, रिपन को इस बिल के कारण अपना इस्तीफा देना पड़ा था। तो भैया ये था इल्बर्ट बिल विवाद। कब? 1884 का। तो अपन आज के लिए लेक्चर में इतनी ही बात करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन खत्म कर देंगे टॉपिक, और उसके बाद प्रमुख जो विद्रोह थे, मैंने आपको बताया था भाई ये विद्रोह थे, वो अपन विद्रोह के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।